ईमानदारी के साथ कवर कर ले। SN1 एंड SN2 की थ्योरी को मैंने डिस्कस करा लिया था, अब समय आ चुका है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कराना। मैं आपको दिखा देता हूं आज की क्लास का टास्क क्या है। आप देख ही पा रहे होंगे आज हम लोगों को क्वेश्चंस 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 और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं बेटा जी, ठीक है जी। ये सबसे पहले ये क्वेश्चंस कवर करेंगे और क्वेश्चंस कवर करने के बाद नेक्स्ट जो टास्क होगा वो एक शीट का होगा जिसमें SN1 SN2 के सवाल किए जाएंगे। नेक्स्ट देखो ये हाइड्रोकार्बन ही शुरू हो गया है, इस बात को समझो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट या तो याद करनी पड़ेंगे या मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म। तो इसका मतलब हम लोग हाइड्रोकार्बन पिछली 2 क्लासेस से स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आइडियली बस हेडिंग नहीं लिखवाई हाइड्रोकार्बन, अदरवाइज जीओसी का जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है बेटा जी। इसलिए आगे बैठ जा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखें, सीखें, समझे सभी स्टूडेंट्स, राइट। पूरी ईमानदारी के साथ हमें रख दो, पूरी ईमानदारी के साथ इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सी वो भी ध्यान से देख बेटा, सर हमारा अगर कोई पेपर आने वाला है जिसमें जीओसी और हाइड्रोकार्बन आ रहा हो, ये टॉपिक बहुत विशेषतः पूछा जाता है, और ना केवल क्लास 12 में, क्लास 11 में, 12th के अंदर भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ इस टॉपिक को सीखेंगे सभी। सी मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया SN1, एक बार मैं दोबारा मौका दे रहा हूं भाई, एक बार मैं फिर से मौका दे रहा हूं कि अगर कोई चीज रह गई है तो उसको आप लोग कवर कर लें। SN1 का जो नाम होता है इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात, इसके नाम से पता लग रहा है कि इस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल RADS में इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, रेट कांस्टेंट, तो आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं, एल्काइल हैलाइड की पावर 1, इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है बेटा, 1। कभी कभी इसी बात को ऐसे भी लिख देते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो कभी कभी जो रिलेशन रेट का होगा ना वही रिलेशन रेट कांस्टेंट का होगा। वो आपसे पूछ सकता है द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ऐसे इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, द रेट कांस्टेंट वैल्यू वुड नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो बात क्या रहेगी बेटा जी, सेम ही रहेगी, राइट। आगे देखेंगे सभी बच्चे। इसके बाद दूसरी बात है प्रार्थना, समझने की कोशिश कर बेटा। इसके बाद जो दूसरी बात है वो कुछ ऐसी है, जो रेट है, यानी कि रेट तो Rx की पावर 1 पर डिपेंड करता ही है। इसी के साथ में मैं ये बात और कह देता हूं, इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप होते हैं। स्टेप्स में जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन, और दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, चाहे इस फॉर्मेट में चाहे इस फॉर्मेट में। आप लोग समझदार बच्चा जानता है, इसको हम लोग रिटेंशन बोलते हैं और इस वाले फॉर्मेट को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। दोनों से मिलके अपने पास एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है रेसमिक मिक्सचर, जो कि ऑप्टिकली क्या रहता है बेटा जी, इनएक्टिव रहता है। आज विदित नहीं दिखाई दे रहा भाई, वो क्या नाम है उसका, देवित। चलो भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या नाम है इसका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चों, काम की बात समझ लो। इसके बाद जो हमारे पास डेटा रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, यस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। और इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, उनका जो ऑर्डर है दैट विल बी, सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद बेंजाइलिक, फिर आपका अलाइलिक कार्बोकैटायन, फिर फाइनली आपके पास 2 डिग्री, और बहुत बहुत कम 1 डिग्री, और सबसे कम होता है विनाइल। ये मैं नई बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा,
3 डिग्री और बेंजाइलिक में जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है कि सर बेंजाइलिक से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, रेजोनेंस भी डोमिनेट कर जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में 9 हाइड्रोजन का जो रेजोनेंस होता है वो 9 हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो बेंजाइल के रेजोनेंस को बीट कर देता है, राइट। ये बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी ओवर द टाइम। अब बेंजाइलिक की बात कर लूँ। बेंजाइलिक होता है जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन है बेटा। ये जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है ना, इस प्लस चार्ज को बोलते हैं बेंजाइलिक। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे, मान लो एक ये आ जाए और एक यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़े आ जाएं दोनों, और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो प्लस चार्ज को उल्टा कम कर रहा होगा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। ऐसा सेंस है मतलब। तो कुल मिला के बात ये है कि एक तो ये बेंजाइलिक फॉर्मेशन है और ये अलाइलिक है। अलाइलिक क्या होता है? अलाइलिक होता है सर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन की प्रेजेंस, या मैं कहूँ डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। सर 2 डिग्री हम लोग जानते हैं। सर विनाइल क्या चीज़ है? विनाइल का मतलब होता है बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही हेलोजन की प्रेजेंस या इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। तो सर ये तो हाईली अनस्टेबल होता है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। विनाइलिक इज द लीस्ट स्टेबल कंडीशन। डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है, डबल ट्रिपल अनसैचुरेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं बनती, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती। तो सर बातें बिल्कुल बेसिक है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस इतना ही था क्या भाई? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब पढ़ाई है मैंने? वो तो ऑनलाइन में पढ़ाया था ना बेटा, एक लेक्चर पढ़ाया था, 2 लेक्चर और है बेटा उसके। आप मैशअप मत करो चीज़ों को यार। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो बताओ, मैं दोबारा बताऊँ अपना सिलेबस क्या चल रहा है। अपना GOC चल रहा था, GOC अपना ख़त्म हो गया है। अब GOC के बाद ना इंटरमीडिएट केमिस्ट्री होती है जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर वो पढ़ाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया। कल को मैं वुर्च रिएक्शन, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो बार बार थोड़ी ना हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया जाएगा। आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा बेटा वो SN1 के थ्रू हो रही है, SN2 के थ्रू हो रही है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो अब आने वाली 1-2 क्लासेस के अंदर मैं SN1 SN2 पढ़ा चुका, इस पर आज सवाल पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं एक दिन कल यानी कि कल की क्लास के अंदर मैं आपको एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये 3 बातें और पढ़ाऊंगा, जिसके बाद मैं सीधा हाइड्रोकार्बन पर जंप कर जाऊंगा। ये कहानी है अपनी। सर आपने GOC के अंदर एक टर्म आती है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल्दो विच इज़ नॉट इन योर CBSE, लेकिन कुछ स्कूलों में पढ़ा दी जाती है। उसको हम लोगों ने कवर कर दिया था एक ऑनलाइन क्लास के अंदर। पहला ही लेक्चर पढ़ाया, बहुत छोटा सा 20-25-30 मिनट का। इसके बाद की जो चीज़ें हैं मैंने ऑल्दो ऐप पर अपलोड करा दूंगा। नहीं भी होती तो आपके एग्जाम से पहले, जो 17-18 तारीख का जो भी एग्जाम है उससे पहले, मैं आप लोगों को GOC का ऑनलाइन ही चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, जो कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसको सेपरेट करके रखो। GOC वाला जो मेन पार्ट होता है वो यही होता है। वो बहुत सिंपल है, डुमास मेथड और जेल्डार मेथड, 2 मेथड और डिस्कस कराने हम लोगों को। तो सर ये बातें हमें समझ में आ गई सर। इसके बाद सर जो SN1 रिएक्शन है ना सर, इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज होता है ना सर, उस सॉल्वेंट का नाम होता है सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या नाम है इसका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का लॉजिक भी आज समझते हो कि अगर ये पोलर प्रोटिक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करके रखेगा तो आसानी से वहाँ कार्बोकेटाइन बनने देगा। अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट इज देयर। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे दिव्यांशा? तो मुद्दे की बात ये रही है सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के जो एग्जाम्पल है, चाहे फिर वो पानी हो, चाहे फिर वो इथेनॉल हो, चाहे वो मिथेनॉल हो, चाहे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनिया हो, ये सभी पोलर प्रोटिक के एग्जाम्पल होते हैं। और ये वीक न्यूक्लियोफाइल को हम लोग लेते हैं किस केस के अंदर? SN1 रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? SN1। एक बात और कहनी है, इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन विच इज द इंटरमीडिएट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो दैट कार्बोकेटाइन मे रीअरेंज ऑल्सो। और इस रीअरेंजमेंट को तुम्हारे टीचर बढ़िया तरीके से पढ़ा चुके हैं। से SN रीअरेंजमेंट रिएक्शन करने का तरीका एक तो हापुड़ था, और दूसरा जी इसको एक्सपेंड करने का तरीका, रिंग का एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला केस सर ने पढ़ा दिया था। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें थी SN1 की, जो आपके टीचर ने कवर करा दी है बहुत भली बात थी। सर इस पर सवाल कहाँ से बनता है? सवाल बनने का तरीका है, वो आपसे 3 डिग्री बेंजाइलिक, एलाइलिक, 2 डिग्री, 1 डिग्री या विनाइलिक कुछ पोजिशन बना के दे दोगे और पूछेगा सबसे ज़्यादा SN1 कौन करेगा। वो आपसे सॉल्वेंट बना के दे देगा, एक न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर है H2O और OH नेगेटिव, दोनों में से SN1 को कौन डोमिनेट करेगा? आपका आंसर होगा H2O, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में अंतर इतना होता है सुहाना, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूट्रल होता है बेटा, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर होती है।
बोलो शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे सर बातें बिल्कुल सिंपल और बेसिक हैं सर। चलिए, अब ये बात नोट करने की नहीं थी क्योंकि ये कहानी मैं आप लोगों को पहले भी कवर करा चुका हूँ। अब बात करते हैं बेटा अगले टास्क की जिसका नाम है SN2। पहली बात, इसका जो नाम होता है वो होता है बाई मॉलिक्यूलर। नाम से पता लग रहा है कुछ कुछ तो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सीधा सीधा सा केस ये है कि सर इसका जो रेट होगा ना वो ना केवल डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल जो आपने यूज किया है। यही रीजन है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर पाया जाता है दैट विल बी 2। इस रिएक्शन का कंसर्न ये है कि मानो ये X है कार्बन और ये हेलोजन है, ये निकलने की कोशिश करेगा उससे पहले ही तो यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट टाइप का आएगा जो इसको रिपेल करा के बैक साइड से अटैक करा देगा ताकि यहाँ से निकलता हुआ जाए और यहाँ पर ये जुड़ जाए, फाइनली ये स्टेप में जाके इससे बाहर निकल जाए। इसमें जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो इन्वर्जन होता है। जिन्होंने क्लास प्रॉपरली होगी उसको ये बातें बिल्कुल टिप पर लर्न होंगी कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया था डेटा। इसके बाद सर अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसके आगे की कहानी बताऊं तो इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं बनता। कोई तुमसे पूछे SN1 और SN2 में किस में इंटरमीडिएट बनता है तो केवल SN1 में इंटरमीडिएट नहीं बनता। इसमें ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है, TS बोले तो ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। और ये 1 स्टेप की रिएक्शन होती है। कितने स्टेप की रिएक्शन होती है बेटा? 1 स्टेप रिएक्शन होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था याद करने का तरीका, SN1 है 1 में 2 स्टेप होते हैं, SN2 है 2 में 1 स्टेप होता है। उल्टा कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं इसको? उल्टा कर देते हैं। सर आपकी बातें सटीक, आपकी बातें बेसिक, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर हम लोगों को नहीं है। इसके बाद देखो इसके अंदर जो हम लोग बेटा जी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो देखी जाती है एक्चुअली ना, ये बात किस बात पर डिपेंड करती है? देखो बैक साइड अटैक ना तभी पॉसिबल होगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ और नहीं होता बेटा जी, मॉलिक्यूल का साइज ही है। और साइज का डेटा सिंपल है कि सर 1 डिग्री का साइज छोटा होता है, देन 2 डिग्री का साइज और धीरे 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 जाके 3 डिग्री का साइज। और एक बात बता दूं तुम्हें, लास्ट में जाके यहाँ भी आप लोग विनाइल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विनाइल का मतलब हो गया डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से ही हेलोजन का जुड़ना। वो SN1 भी लिस्ट करता है, SN2 भी लिस्ट करता है। आगे बात समझ में? तो सर इसका ऑर्डर भी हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। सी इसके बाद मैंने बताया बेटा जी जो इसके अंदर सॉल्वेंट यूज होता है उस सॉल्वेंट का काम होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल को और धक्का दे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को और बढ़ा दे। तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे पोलर एप्रोटिक। सर एप्रोटिक का सेंस समझ में नहीं आता, पोलर का तो समझ में आता है जिसमें डाइपोल बनते हो पॉजिटिव और नेगेटिव। एप्रोटिक क्या चीज है? देखो एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है वो सॉल्वेंट जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। और एसिडिक हाइड्रोजन का सेंस है कि जिसका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड ना हो। जैसे पानी है, पानी का हाइड्रोजन, पानी को हम पोलर सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं पोलर प्रोटिक, इसलिए कहते हैं कि उसका जो हाइड्रोजन है दैट इज अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, एसीटोन हो या DMSO हो या क्राउन ईथर हो या DMF हो, इसका नाम है DMSO। और एक और होता है बेटा DMSO, एक होता है DMF। अब आप पढ़ लेना बेटा, डाइमिथाइल फ्लोरामाइड। इसके अलावा आपका क्राउन ईथर, ये सभी ऐसे कंपाउंड हैं जो बेटा जी पोलर एप्रोटिक होते हैं। और रिएक्शन को अगर तुम्हें ये दिख जाए ना DMF DMSO तो कुछ मत देखो, आप सीधा सीधा SN2 मार दो, सीधा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास में SN2 और SN1 को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। मतलब धरती का कोई सवाल रेयर होगा बेटा जी जो आप लोगों से ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश आप लोग करेंगे। सी तो सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। सर आसान भी है सर, SN2 जब भी ऑर्डर पूछेगा तो मैं देखूंगा बल्कीनेस किसके पास ज़्यादा है। अब जिसके पास बल्कीनेस ज़्यादा है ना उसको पीछे कर दूंगा और जिसके पास बल्कीनेस कम है उसको आगे कर दूंगा। अब बल्कीनेस भी ना अनेक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2-2 1 डिग्री दे रखे हैं, अब आप कैसे करें 1 डिग्री में? तो आपको क्या देखना, बल्कीनेस जो ज़्यादा बल्की है, जिसका सरफेस एरिया क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? कम, या जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा नजर आ रही है वो ज़्यादा बल्की है। जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा नजर आ रही है वो ईजिली वो मुश्किल से क्या देगा बेटा जी? SN2। इस तरीके का यहाँ पर सेंस है। सी अब कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी कर लेते हैं। SN1 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जबकि SN2 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। पता है अगर मान लो पेपर में कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हें बना के दे दे जी 3 डिग्री,
तो पहले लुक में उसका आंसर SN1 कर देना। अगर कोई 1 डिग्री बना के दे दे, पहले लुक में उसका आंसर SN2 कर देना। ये तो हो गया इन जनरल डेटा कि जब 1 डिग्री और 3 डिग्री आपस में मेंशन होंगे तो मैं सीधा सीधा जो 3 डिग्री होगा उसको SN1 बना दूंगा और 1 डिग्री को क्या बना दूंगा, SN2। मुद्दा फंसता है यहाँ। अब क्या करूं? तब इस केस में याद रखना, जब 2 डिग्री होते हैं फिर देखते हैं सॉल्वेंट, फिर प्रक्रिया शुरू होती है सॉल्वेंट की। अगर तेरा सॉल्वेंट पोलर है, जैसे पानी है, तब उस केस के अंदर आप इसको क्या काम करोगे बेटा, ये SN1 बना दोगे। और तुम्हारा सॉल्वेंट अगर एप्रोटिक है, तब उस केस के अंदर आप डायरेक्टली इसको SN2 दे देंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा। सर कभी कभी ना 1 डिग्री होता है, लेकिन 1 डिग्री के साथ ना अलाइलिक बन रहा होगा, ऐसा कुछ ऐसे, तब उस केस में ऑटोमेटिकली हम इसको SN1 इसलिए दे देते हैं क्योंकि एलाइलिक पोजीशन रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। ऐसे ही बेंजाइलिक वाला केस, उसमें भी हम लोग SN1 दे देते हैं, लेकिन याद रहे सॉल्वेंट का इफेक्ट एक बड़ा इफेक्ट है। सॉल्वेंट को आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। सर सारी चीज़ें घुमा दी आपने। सुनो भाई ध्यान से सुनो। एक रिएजेंट दिया जो कि 3 डिग्री था आपसे, और बेस दे दिया आपको OH नेगेटिव या पानी। आपसे पूछे भैया कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी। देखो SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। मेजॉरिटी में कौन बन रहा होगा फेवरेबल? मेजॉरिटी किसकी बन रही होगी? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज SN1, क्योंकि 3 डिग्री दिया था। सेम विद 1 डिग्री देता तो SN2 कर देता। ठीक है जी, क्योंकि SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्कीनेस के। 3 डिग्री वाले में बल्कीनेस ज्यादा है, इसलिए SN2 कम और SN1 क्या मिलेगी आप लोगों को, ज्यादा मिलेगी। लेकिन जब केस 2 डिग्री का होगा तो फिर मैं देखूंगा सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो मैं कर दूंगा SN1, लेकिन सॉल्वेंट वहीं OH नेगेटिव है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में दे रखा है कोई, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, आपका एसीटोन दे रखा, DMSO दे रखा, मैं डायरेक्ट उस सवाल का आंसर SN2 मार दूंगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर मुझे सॉल्वेंट ही नहीं मेंशन, एक बस पानी दे रखा है, एक OH नेगेटिव, तो आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल कौन सा ज्यादा अच्छा है। जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 करता है। सर ज्यादा अच्छा का मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सर स्ट्रॉन्ग का क्या मीनिंग हुआ? अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे टीचर ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई है, उसमें तुम्हारे टीचर ने साफ साफ शब्दों में कहा था न्यूट्रल वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, जो नेगेटिव होता है, लॉन पेयर वाले होते हैं, उनके पास, समझ रहे हो ना, उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो सीधा सीधी कथा जो है वहां से हम लोग उठा लेंगे। आसान भी है और बेसिक भी है सर, कोई दिक्कत इस सवाल के अंदर नहीं है। एक बात और कहनी है आप लोगों से, सी आयनिक इक्विलिब्रियम में ना एक नियम है, वो ये कहता है कि अगर कोई अच्छा एसिड है ना, तो जब उसको तोड़ोगे तो उसका जो बेसिक पेयर होगा वो बेकार बेस होगा। मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने तुमसे बोला ये HCl है, ये कैसा एसिड है, हल्का या अच्छा वाला? अच्छा है। तो जब ये अपना H+ दे देगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा आफ्टर गिविंग द H+ आयन, तो ये वीक बेस होगा, ये कहना है। बेस और न्यूक्लियोफाइल के लिए अभी के लिए मानकर चलेंगे पिक्चर सेम है, ऑल्दो हमने बेस और न्यूक्लियोफाइल को जितना पढ़ाया किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हमने टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और उसके भी स्पेशल केसेस को पढ़ाया है न्यूक्लियोफाइल और बेस के नेचर को समझाते हुए। और मैंने आपको ये भी बात बताई है कि अच्छा बेस कौन है? जो बल्कि हो, भारी हो। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो जिसका साइज छोटा हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो जाके जुड़ता है, और बेस वो होता है जो जाके H+ आयन को खींच के आ जाता है। पुरानी पिक्चर याद आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये भी डेटा आप अपने दिमाग में रखेंगे। सो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा जी, आपके जीवन में आ जाए HF, HCl, HBr, HI, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पूछा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग से लेके ऑर्गेनिक तक आपसे पूछे कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो आपको अच्छा बच्चा ये बात जानता है कि सर H और I का बॉन्ड लेंथ ना बहुत बड़ी है सर। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जब बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा जी? अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अगर ये अच्छा एसिड है तो जल्दी से अपना H+ दे देगा, और जल्दी से H+ देगा तो I नेगेटिव बनेगा। भाई अगर तू स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वाला पेयर क्या हो जाएगा? वीक बेस। वीक बेस मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि R और कुछ था, OH था या X था, और इस पर मैंने I नेगेटिव डाल दिया और यहाँ पर मैंने Cl नेगेटिव डाल दिया, तो पहले अटैक कौन करेगा? आंसर होगा Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल अच्छे बेस की तरह काम कर रहा है। शब्द समझ में आ रहे हैं मैंने बातें क्यों कही है भाई? समझ में तो आ गए होंगे, जिनको नहीं आए अब उनकी शामत आ जाएगी भाई। चलिए पहले टास्क सुन लीजिए। अगले 20 से 25 मिनट के अंदर ये 20 से 22 सवाल मैं कवर करूंगा। चलो 25 से 30 मिनट ले लेते हैं, 30 मिनट तक ये सवाल हम लोग करेंगे कवर। फिर मैं इसके बाद आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा लगभग, बहुत बढ़िया सेलेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो। उसके अंदर क्या है, SN1 और SN2 के लिखा हुआ है कि कौन SN1 देगी कौन SN2 देगी। फिर
उसका इन्वर्जन, उसका रिटेंशन किस तरीके से होगा वो पूरा जो है मेंशन है। सी बताने से पहले ही बता रहे हो भाई आप लोग, तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सवाल पूछा हुआ है, इनमें से SN2 रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। भैया SN2 जो होती है ना, वो यूनि स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में एक ही तरफ से जुड़ रहा होता है, एक ही तरफ से टूट रहा होता है। इस प्रकार से सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि SN2 को 2 स्टेप बताना ही मूर्खता है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। उल्टा अगर मैं पूछूं SN1 रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है? यस। क्या SN1 फर्स्ट ऑर्डर है? यस। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द सिंगल स्टेप, यही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि SN1 में पहला स्टेप तो कार्बोकैटायन का बनना है और दूसरा स्टेप क्या है बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा जी? आसान भी है, बेसिक भी है, सिंपल भी है बेटा। डेटा क्रिस्टल क्लियर है। आगे देखेंगे सभी, आगे देखेंगे सभी। तुम्हें लग रहा होगा इतना आसान आसान सा सवाल है, अब तुम्हारी हड्डियां जो है ना ऐसे वाइब्रेट करेंगे। रुको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड बाय SN2 मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर। सर क्या खत्म सवाल पढ़ा रहे हो सर? SN2 में 1 डिग्री इज डोमिनेटिंग, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सोचने वाला बच्चा फिर भी कमजोर है, और जो ये सोच लेगा ना एक बार में कि बल्कीनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ज्यादा बल्कि है वो SN2 कम करेगा। तू बल्कि है बेटा, देख 3 डिग्री, तू 2 डिग्री है बेटा, तू भी बल्कि है। अच्छा ये दोनों 1 डिग्री है। अच्छा 1 डिग्री में ये देख रहे हो बल्कि, ये बल्कि है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट रिएक्टिव। यस और नो? सर इसको अरेंज ही कर दो ना सर, इसको अरेंज कर दो सर। सबसे ज्यादा कौन शो करता होगा? ए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद बोलो डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? आसान भी है और सिंपल भी है प्यारे बच्चों। सर आप जब कभी भी नोट करने का समय नहीं देते तो हम उस फाइल को यहाँ पढ़ते हैं और घर पे जाके भूल जाते हैं, कुछ हुआ भूल गए। ऐसे बच्चे मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। ये मतलब समझ रहे हो, ये सर्दियों में लगी हुई चोट है जो गर्मियों में बदला लेगी बेटा। जो बच्चे ऐसा करते हैं कि क्लास के डेटा को घर पे जाके प्रॉपर नहीं नोट करते, उनको दिक्कत होती है। आप जो बच्चा सेलेक्ट हुआ हो, चलो मैं अगले लास्ट के 5-10 मिनट तुम्हें वो दीक्षा का पॉडकास्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है ना? ये इन हाउस से अभी आउटसोर्स नहीं किया, तो हाँ मैं आपको दिखा दूंगा। उसकी स्टेटमेंट सुनना थोड़ा तसल्लीपूर्वक, आपको समझ में आएगा। उसने क्या बोला है कि नोट्स, अच्छे नोट्स ओनली की होती है। आप भी देख लीजिए, आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, आपने लिखा नहीं ना, तो ओवर द टाइम वो स्लिप ही होगी दिमाग से। इसलिए लिखने वाला बच्चा हमेशा डोमिनेट करता है। अब इसको समय नहीं दे रहे सर, कैसे लिखें? घर पे लिखो। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द SN2? कितने आसान सवाल है? 4 सवाल, एक उसका अपोजिट, एक उसका अपोजिट, है ना बेटा? बस विच इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बाय द SN1 मैकेनिज्म? सर SN1 का जो ऑर्डर होता है ना, SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर होता है बेंजाइलिक, फिर होता है एलाइलिक, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, फिर होता है मिथाइल, और लास्ट में होता है आपका विनाइल। विनाइल का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही प्लस चार्ज, यही तो होता है। चलो चेक कर लेते हैं सर। इस वाली पिक्चर को हटाओ और यहाँ प्लस लगाओ। देखो बेटा अलाइलिक है कि नहीं है? अलाइल है या नहीं? इसको हटाओ सर, यहाँ प्लस लगाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, हटाना BR को है, BR को हटाओ भाई। इसको थोड़ा तसल्ली से लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा। CH है और ये CH3 और ये BR था, यही तो है। इसको हटा दो इस BR को यहाँ से, यहीं तो पॉजिटिव आ जाएगा। अलाइलिक पोजीशन नहीं है ना बेटा? क्या ही है? अलाइलिक ही तो है। यहाँ आ जा, यहाँ इस केस में देखेंगे सर ये तो 1 डिग्री हो रहा है सर प्रॉपर। यहाँ आ जा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1 डिग्री। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बताओ भाई। अब मुझे एक बात बताओ, सुन लो। यहाँ इस केस में देखोगे तो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द SN1। सर देखो अलाइलिक अगर है और कोई 3 डिग्री मुझे नजर नहीं आ रहा, तो सर अलाइलिक क्या मिलेगा मुझे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा। अब ये और इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा? जिसकी डिग्री ज्यादा। किसकी डिग्री ज्यादा होगी बेटा? इसकी डिग्री कितनी मिल रही है? 2, और उसकी डिग्री कितनी मिल रही है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। सर अरेंज कर दो, B सबसे ज्यादा, A उसके बाद बेटा जी कौन हो जाएगा? और उसके बाद C। बोलो पल्ले पड़ रही है बात? नहीं पल्ले पड़ रही। मुश्किल है आसान है भाई? ये मुश्किल है या आसान है भाई? आसान है, सिंपल है। सुहाना सबसे पहले क्या देखना है आपको? देखना है इनमें अलाइलिक कौन कौन है, क्योंकि रूल के अनुसार अलाइलिक
2 डिग्री पर भारी पड़ता है SN1 में। तो अलाइलिक पहले दो हैं, अब उनमें से भी देखना है डिग्री किसकी ज़्यादा है। पहले वाले की डिग्री 1 डिग्री नजर आ रही है, एक सी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और नीचे वाले की डिग्री 2 डिग्री नजर आ रही है कार्बोकेटाइन की, इसलिए जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको SN1 ज़्यादा डोमिनेट की जाती है। बेटा हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट 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 पूछा गया विच इज द लीस्ट रिएक्टिव बाय द SN1 मैकेनिज्म। अभी अभी आ गया, क्या आ जाएगा बेटा? लीस्ट रिएक्टिव बोला गया है तो सी ही होगा भाई। लीस्ट रिएक्टिव बोला गया है तो डेटा क्या आ जाएगा बेटा? सी ही आ जाएगा। आलिया बोलो जी। आरव ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मनी का सेकंड वाला अलाइलिक कैसे है? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर हैलाइड या प्लस चार्ज होना ही अलाइलिक है। हाँ जी, इनमें से कौन SN1 मैकेनिज्म आसानी से देगा? SN1। एक बात बताओ भैया, ये बेंजाइलिक पोजीशन है या नहीं? यहाँ लीविंग ग्रुप कौन है? OC2H5, ओ इथाइल इसको बोलते हैं। यहाँ आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन। अब एक बात पता होती तो काम खत्म था। आप जाके देखना लीविंग ग्रुप का सर ने ऑर्डर बताया और हमने ही सुपर लीविंग ग्रुप, याद आ रहा है? N2 पॉजिटिव, टोसाइल, है ना, और कौन था वो? नोसाइल, टोसाइल, और एक वो फ्लेक्स फ्लेक्स टाइप से बताया था ना, नोना फ्लेक्स, कुछ याद आ रहा है? तो वो सभी डेटा भी हम लोगों ने कवर करा दिया। तो इन सब में सबसे आसानी से जो लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा वो कौन होगा? आयोडीन। सारे ही बेंजाइलिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लीस्ट पूछा है, मोस्ट पूछा है? मोस्ट पूछा है तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आयोडीन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, चाहे SN1 पूछे चाहे SN2 पूछे। लेकिन इसको ऑर्डर में अरेंज कर लो, सुनो, इसको ऑर्डर में अरेंज कर लो भैया। इसको अरेंज कर लेते हैं। सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, और फाइनली कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। लिस्ट पूछा है तो डी हो गया। कहते हैं OET। सर हमें तो नहीं पता, लिविंग ग्रुप का नेचर जब तक नहीं देखोगे जब तक नहीं पता लगेगा। आपको मैंने एक वो बताई थी, एक सीरीज बताई थी लिविंग ग्रुप का, वहाँ OET बाद में आता था, क्लोरीन पहले आता था। जाके देखना बेटा जी, समझ में आ जाएगा गेम। सर ये सवाल तो बहुत अच्छे हैं। आओ बेटा बताइए। ये प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन का मतलब एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। प्रोपेनॉन ही तो हो गया ना बेटा। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 2 पे ओन है तो प्रोपेनॉन बोल देते हैं सिंपली। क्योंकि तो कीटोन कौन से कार्बन से शुरू होता है? दूसरे नंबर से। तो डायरेक्ट इसको क्या बोलते थे कृतिका? प्रोपेनॉन। अब मुझे देख के बता बेटा, अब मुझे देख के बता कि रिएक्शन प्रोपेनॉन वाली मतलब ये कौन सा सॉल्वेंट हो गया? पहले तो ये समझा, खत्म हो गया। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। कौन सा हो गया? पोलर एप्रोटिक। सर यहाँ पर आयोडीन है सर, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। इसका मतलब भाई की डिग्री क्या हो गई? 2। तो मैं नहीं कह सकता कि SN1 हो गया SN2 डायरेक्टली बाई लुकिंग द रिएजेंट। मुझे क्या देखना पड़ेगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये है मेरे पास पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक है तो मैं थोड़ा सा प्रोन हूं किसकी तरफ बेटा जी? SN2 की तरफ। और यहां से ये पिक्चर कंफर्मेशन हो गई। और SN2 रिएक्शन में मैंने ये बात पढ़ाई है आपको, इन्वर्जन टेकिंग प्लेस। इन्वर्जन का मतलब हो गया, अगर एक भाई तुम्हें दे रखा है वेज, तो जो कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? डैश। खत्म आंसर। अरे वेज बना तो क्या बना? डैश बना। किसी ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आप खुद सोच के बताना। सुनो, ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है। अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है? तो इसका मतलब जो CN जुड़ेगा वो बेसिकली कहाँ जुड़ेगा? तो जिन्होंने यहां ये सोचा है ना, ये गलत सोचा है। ये Cl जहां है वहां रहना चाहिए और ये आंसर ऐसा होना चाहिए। इट इज नॉट NC, इट इज CN, क्योंकि कार्बन ने पहले कार्बन से बॉन्ड बनाया। पता लगे बच्चा इसको NC पढ़ रहा है, गलत बात। NC कब होता? जब ऐसे होता। कार्बन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है पहला, वो किसके साथ बनाया हुआ है बेटा जी? कार्बन के साथ ही बनाया हुआ है, इसलिए इट इज सेकेंड वन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? सर ये क्यों नहीं जुड़ा? भाई ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है यहाँ, ये क्या जुड़ेगा भाई? अच्छा न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव है या MEO नेगेटिव है? CN नेगेटिव। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, नेगेटिव चार्ज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसमें हीट दे देते तो एल्कीन बनता। अभी फिलहाल के लिए इसको समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सोचो, रॉन्ग बतानी है
तुम्हारी मर्जी है, तुम राइट बता लो या रॉन्ग बता लो, सोचो। SN1 रिएक्शन अंडरगो, सुनना, सुनो सुनो, SN1 रिएक्शन अंडरगो पार्शियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है, एक का इन्वर्जन होता है और एक का क्या होता है, रिटेंशन होता है। तो सर ये तो स्टेटमेंट सही है सर। SN2 रिएक्शन, अब सही है तो इस क्वेश्चन के अनुसार गलत हो गई है ना, क्वेश्चन के रॉन्ग पूछा है तो सही वाली तो हमें नहीं बतानी। सुन तो ले, SN2 रिएक्शन अंडरगो पार्शियल इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ये काहे की पार्शियल, ये क्या करता है बेटा जी, ये तो कंप्लीट इन्वर्जन। तो यही वो आंसर हो गया जो आपको चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही है। नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट मतलब K ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है जी रेट। देखो रेट कांस्टेंट सॉल्वेंट पे डिपेंडेंसी है तो है, पता लगाने के लिए कि भाई करता है, करता है। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा या सॉल्वेंट स्ट्रांग होगा या सॉल्वेंट DMSO टाइप का होगा तो रिएक्शन को क्या कर लेगा बेटा जी, वो SN2 की तरफ मूव करा देगा। नेक्स्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ SN2 डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट, ये दोनों ही बातें यार ये ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे दोनों ही। अगर DMSO होगा तो SN2 हो जाएगी, पानी होगा तो क्या हो जाएगी, SN1। तो डिपेंड तो कर ही ना है ना सॉल्वेंट पे। तो मुद्दे की बात है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ओनली। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, भावना को गलत मत कर देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आप राइट बता दो, रॉन्ग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। SN1 रिएक्शन प्रोसीड बाय द कार्बेनियम, सर कार्बेनियम का मतलब कार्बोकेटाइन ही होता है, आयन इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही है। SN2 मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट, ये भी सही है। द रेट कांस्टेंट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफ्यूज, न्यूक्लियोफ्यूज का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। आप याद करो मैंने क्या फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये बात तुम्हें बताइए कि केवल और केवल एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। कौन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कौन, SN1। लेकिन SN2 क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, वहां न्यूक्लियोफाइल पहले जाके जुड़ जाता है, तो उसकी मात्रा, उसके साइज, उन सब पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला है, डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल, रेट कांस्टेंट ऑफ, देखो घबराओ मत, ये बताओ द रेट कांस्टेंट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल, आंसर इज रॉन्ग, नहीं करता। तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी अपनी। एक मिनट रुक जाना, द रेट कांस्टेंट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये समझ में आ गई। अगली वाली देख लेते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ SN2 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल, ये डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गई। इट इज मल्टीपल करेक्ट भाई, इट इज मल्टी करेक्ट, या तो यहां डज नॉट लिखें तब बनेगी ये सिंगल करेक्ट। पूछो कहाँ, ले यहां भी थी, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ये। हाँ जी, देख लेते हैं इस सवाल को कौन कौन कर लेता है, टाइम दे देता हूं इस सवाल के लिए आपको, सोचो भैया। न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिस्पेक्ट में बस बातें नहीं भाई, बेटा बातें नहीं। इथॉक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन टर्सरी, एक पहली स्टेटमेंट तो सही है, मैंने पहले बताया तो जो ज्यादा बल्कि है वो बेस अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कम। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का साइज क्या होगा, बड़ा, तो बड़ा है तो वो बेस अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेकार है। इथॉक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल, ये भी स्टेटमेंट सही है।
रीजन में दोनों चीजें अलग लिख रखे हैं लेकिन पिक्चर क्या है, दोनों सेम है। क्लोराइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड आयन। अब ये पढ़ लो, सुन ले। HI, HF, HBr और HCl और HF में से ज्यादा एसिडिक ये है, लेकिन जब इसका बेस पेयर आएगा तो ये जस्ट उल्टा पाएगा कि नहीं पाएगा? बताया था मैंने, नहीं बताया था? बता बेटा। अब सुन इसकी क्या कह रहा है। क्लोराइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड आयन, सही है, बिकॉज ऑफ हाई बेसिसिटी, सही है। नेक्स्ट, ब्रोमाइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन फ्लोराइड आयन, गलत है। अरे मैंने बताया ना, फ्लोराइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन। नहीं समझ में आया? अरे बताया था नहीं बताया था, ये बताओ। मतलब आज जो मैंने बताया उस वो आज की क्लास में अप्लाई नहीं होगा क्या? वैसे तो आज ये इक्विलिब्रियम में पढ़ाने वाला हूं मैं। जिन बच्चों के स्कूल में आयोनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है 5:30 कृपया करके आ जाएं। 5:30 आज की क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम के 2 टॉपिक को कवर कर दूंगा बेटा। सारी थियरीज को कवर कर दूंगा, मेनली एक ही मानो बस। नेक्स्ट देखेंगे सभी। सर कौन से टॉपिक? आयोनिक इक्विलिब्रियम के पहले दोनों टॉपिक कवर कर दूंगा बेटा। अमन आ जाना, मतलब डिफरेंटली पढ़ाऊंगा उसको, बहुत क्रिस्प एंड वो कर छोटा करके बनाऊंगा, प्लस उसकी शीट कराऊंगा एक। ठीक, ठीक। देखते हैं सवाल का आंसर कौन बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एज ए न्यूक्लियोफाइल? पहले मैं एक बात बता देता हूं, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को दूसरे को डोनेट कर दे, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का काम ही यही है कि नेगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर अटैक कर गया, यही तो है ना न्यूक्लियोफाइल। अच्छा अब सोचो, ये फिनाइल है, फिनाइल के ऊपर लगा हुआ है ऑक्सीजन, क्या ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा अपने ही बेंजीन के साथ खुश रहेगा? तो क्या ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? यहाँ आ जाओ सर, क्या ये देखना सर, ये फिनाइल है, सल्फर है, सर इसके नेगेटिव भी क्या काम करेगा? रेजोनेंस। यहाँ आ जाओ सर, ये फिनाइल तो है, यहाँ CH2 है, माना यहाँ पर रेजोनेंस क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो इट कैन इजीली डोनेट। यहाँ आ जाओ इस केस के अंदर, सर ये फिनाइल है सर, और ये CH2 है सर, और ये नाइट्रोजन है। अगर मुझसे कोई ये पूछता ना यहाँ OH लगा देता और पूछता इसमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, मैं इसका आंसर दे देता ये। लेकिन क्योंकि इन्होंने नेगेटिव लगा दिया, और हमने ही पढ़ाया है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल और नेगेटिव में से नेगेटिव वाला ज्यादा डोमिनेट करता है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। पल्ले बड़ा, पल्ले बड़ा भैया, देख लो कितने सारे फैक्टर्स एक साथ जुड़ रहे हैं। जिन्होंने न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं पढ़ा होगा उनके तो हालत खराब हो रही होगी। कोई बात नहीं अमन, परेशान मत हो, कवर करा दूंगा मैं तुझे, तेरे लिए तो अलग पढ़ाना ही है मुझे उसको। जी बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? लीस्ट बेसिक अभी जो बताया था उसके अकॉर्डिंग बता दो। बेसिक का मतलब जो लॉन पेयर को डोनेट ना होने दे। अब ना होने देने का मतलब क्या हो जाएगा? ए आंसर आ जाएगा कि एक तो ऑक्सीजन है, होल्ड करके रख रहा है दूसरे, और दूसरा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यही लिस्ट क्या हो जाएगा? बेसिक। बताइए जी। कितने बच्चों को सर की एक बात याद है? SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर, याद है? प्रीवियस क्लास में नीचे लिखा था, यहाँ छोटा सा और 3 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। अगर SN2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली है तो SN1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के क्या होगी? इनवर्सली। सही बात है गलत बात है? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डोनेटिंग के, प्लस एम के। तो प्लस एम वाला ग्रुप देख लो सर, ये माना प्लस आई कर रहा है सर, समझ में आ गया सर। बाकी ये वाली पिक्चर तो सेम है, ये क्या कर रहा है सर? ये भी प्लस एम कर रहा है, प्लस एम बेटर है, और प्लस एम कर रहा है, माइनस आई कर रहा है, प्लस एम डोमिनेटिंग है। ये देखिए, ये ना माइनस आई भी करता है और प्लस एम भी करता है, इसमें डोमिनेटिंग आई होता है, इंडक्टिव। अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इन तीनों में या इन चारों में सबसे ज्यादा SN1 को कौन स्टेबलाइज कर रहा हो? सर प्लस को प्लस स्टेबल करता है सर, जैसे ही आप प्लस बनेगा तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, सी सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद बता मुझे सर, उसके बाद होना चाहिए बी, उसके बाद होना चाहिए बेटा ए, और उसके बाद कहीं जाके डी होना चाहिए,
क्योंकि इन द केस ऑफ हेलोजन इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग ओवर द रेजोनेंस। माइनस आई, बेंजीन पर ऊपर कोई हेलोजन लगाओ तो माइनस आई डोमिनेट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये बात सही है तो अगले सवाल ऑटोमेटिकली हो गया। लीस्ट रिएक्टिव बोला है ना, लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव बोला है तो सर ये दोनों तो सीधा सीधा हट गए। इन दोनों में बताओ सर, इंडक्टिव माइनस आई ये भी है और सर माइनस आई ये भी है। लेकिन सर एक बात आपने पढ़ाई थी, आपने एक बात बताई थी कि डिस्टेंस डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव। यहां से डिस्टेंस 1 2 थर्ड कार्बन पे और यहां से कितना 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे, तो इंडक्टिव ये वाला डोमिनेट कर रहा होगा, इसलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अरे हाँ या ना, पल्ले पड़ा ये सवाल। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ए इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज गुड क्वेश्चन। यहां सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है बेटा अच्छे सवाल की। समझ लो, डाउट है तो पूछ लो। देखो मैंने इतना कहा आप लोगों से, जो SN1 है वो स्टेबल होगा डोनर ग्रुप से, जो SN2 है वो स्टेबल होगा विदड्रॉइंग ग्रुप से। एक बात। फिर मैंने बोला हेलोजन जो है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर ये बेंजीन के ऊपर है तो ये माइनस आई डोमिनेटिंग होती हैं। तो अगर ये माइनस आई डोमिनेटिंग है तो SN2 को डोमिनेट कर रहे होंगे, यस और नो। और OCH3 ग्रुप डोनर होता है, वो SN1 को डोमिनेट कर रहा होगा। अगर SN2 को डोमिनेट कर रही है तो SN1 के लिए वैल्यू लीस्ट होगी कि नहीं होगी, तो वहां इसलिए वहां वो वैल्यू लीस्ट है। और माइनस आई में भी ये डिस्टेंस डोमिनेटिंग है, DNP रूल को फॉलो करती है, डिस्टेंस नंबर और पावर। तो डिस्टेंस से पता लगता है कि पैरा वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू ऑर्थो। दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। चलो ये सवाल गलती ना हो भैया किसी की। मोस्ट रिएक्टिव SN2 दिया, बता मुझे सवाल का आंसर। मोस्ट रिएक्टिव, बेटा मोस्ट रिएक्टिव बता दो। मोस्ट रिएक्टिव सर, SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है बेटा, मतलब जिसका साइज ज्यादा बड़ा है ना SN2 उसका कम होगा। देख बेटा इधर देख, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। मेरी बात को ध्यान से सुनियो, ये खत्म करो पहले, तो ये तो लीस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका नाम होता है विनाइल। ये तो लीस्ट होता है SN1 या SN2 दोनों में ही। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ, सर ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। अब आपको क्या देखना है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर ही हिंड्रेंस है या नहीं, लेकिन इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर कुछ नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो सी वाला मेरे लिए ज्यादा SN2 करेगा एज कंपेयर टू डी वाला। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बता दो। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी सबसे पहले, उसके बाद डी, उसके बाद ए और फाइनली बी। नहीं बल्ले पड़ा, कष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो आप भी जब ऑर्गेनिक के सवालों को करो ना, आपकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए आंसर आ जाए। आपकी अप्रोच होनी चाहिए अरेंजमेंट आ जाए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आ जाए, इसके बाद कौन सा होगा, ये इससे पहले क्यों है, ऐसा होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, नेक्स्ट कार्बन पर ही एल्काइल हैलाइड है, इसके नेक्स्ट कार्बन में कुछ नहीं। नहीं तो इस प्लस के पास यहां पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है नीचे वाले केस में, तो सी सबसे ज्यादा, सी। अरे हाँ भाई, लीस्ट रिएक्टिव SN2, लीस्ट रिएक्टिव SN2, लीस्ट रिएक्टिव SN2। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब हो गया, अरे यार ये तो बी होगा यार, अभी तो पढ़ाया ही है। यहां आ जाओ, मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बताइए। आरव, आलिया, भूवी, ध्रुव, कार्तिक, माधव, मन्नत, साक्षी, शोभान, तारुष, वत्सल। ये ट्राई करो बेटा जल्दी से। अच्छा सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसके लिए 3 मिनट ले लो बस।
चलिए बेटा देखिए, बेटा जी इधर देखिए सवाल का आंसर। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? देखिए यार एक बात सुनिए, ये वाला क्लोराइड तो अनस्टेबल है, ये नहीं टूटेगा। कौन सा टूटना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है। यहां पर इस आयोडीन को लगा दो। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। बोलो भाई, क्या ये बेसिक ज्ञान समझ में आ रहा है आप लोगों को? बी ए ही होगा भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए भाई सभी, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सर की एक बात को सुनेंगे सभी। देखिए मैं आप लोगों को एक शीट दे रहा हूं, इस शीट में 3 क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव हैं। जैसे पहला सवाल है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एसोसिएट विद द SN1 और SN2। अब आपको पूछा हुआ 1 स्टेप रिएक्शन, पता है SN2, 2 स्टेप रिएक्शन SN2। इसके आगे आप लोगों को लिखना है कौन सी SN1 है, कौन सी SN2 की कंडीशन है। इसके बाद इनमें से कौन सा SN1 SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है और सबस्ट्रेट भी है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब कुछ मेंशन है। आपको इसमें बताना है, जैसे DMS तो देख लो, मतलब समझ जाओ SN2, DMF देख लो SN2, 3 डिग्री देख लो SN1, 1 डिग्री देख लो प्रोबेबली SN2। नेक्स्ट है, इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट भी बनाना है, रिएक्टेंट गिवन है, रिएजेंट गिवन है, और फिर इसके अंदर आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है विद देयर स्टीरियो केमिस्ट्री। यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसी होती है सर कि अगर मुझे पता लग गया कि यहाँ पर ये Br है, ये CH3 है, ये आपका इथाइल है और ये H है, ये कायरल सेंटर है, और इस पर रिएक्शन करानी है Ag पॉजिटिव और यहाँ से पानी या OH नेगेटिव, तो ये OH यहाँ भी लगेगा एक बार और ऐसे अपोजिट होके भी लगेगा। तो आपको दोनों लिखना है। फिर क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे मान लो ये Cl है और इसके साथ में ये ऐसे H था, और ये रिएक्शन किसी कारण से SN2 कर रही है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो OH जो आएगा वो ऐसे आएगा यहाँ, और ये कैसा हो जाएगा बेटा जी? पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को मैंने क्या बोला? वेज है तो डैश कर देंगे, डैश है तो वेज कर देंगे। अब ये शीट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कृपया करके इस शीट को पूरी ईमानदारी के साथ करें बेटा। पूरी ईमानदारी मतलब पूरी ईमानदारी, आधे घंटे का लगभग समय लगा के फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं जाएंगे नहीं भाई, आराम से इस शीट को करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास सीट आ रही है, पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 5 है। सीट मिली आप लोगों को? पीछे दे। पीसी के लिए ऐप कब लॉन्च होगा? पीसी के लिए ऑटोमेटिकली लॉन्च है भाई। बेटा बात नहीं बच्चों, आप पढ़ते रहना लेकिन।
टेकन एडमिशन इन एम्स, जो कि लगभग आधे से हिंदुस्तान बेटा ये थोड़ा आउटसोर्स नहीं करना अभी, है ना, फोटो वर्ड मत करो अभी, इसको आराम से थोड़ा एडिट वेडिट कर बढ़िया तरीके से डालेंगे। आप लोगों के लिए बस दिखा रहा हूँ थोड़ा हेलो, मोटिवेशन। लेट्स वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल गेस्ट